Hello everyone. This is the very important topic of physics of 10th class science, electricity. In this topic, firstly, we are going to revise our starting topics and then move to our today topic, electricity. इलेक्ट्रिसिटी मेन सोर्स है हमारे मॉडर्न टाइम में किसी भी एनर्जी सोर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे घरों में यूज़ होता है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम यूज़ करते हैं, हमारे घरों में लाइटनिंग के लिए, फैंस करने के लिए, हीटिंग पर्पज़ के लिए, बहुत सारे पर्पज़ है जहाँ पर होम्स में, इंडस्ट्रीज़ में आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल थिंग बन गई है। जैसे ट्रेन में भी आजकल इनका यूज़ किया जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चैप्टर में हम मेनली इसी के इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए है इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पावर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इन सब को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे मेन टॉपिक जो है वो होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, सबसे पहले तो हमें इसको डिस्कस करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई प्लास्टिक की कॉम्ब लेते हैं, कंघी लेते हैं, अपने किसी कंघी करने के बाद अगर आप उसे पेपर के पास लेके जाते हैं या फिर नहीं भी किया बिकॉज हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके होते हैं, प्लास्टिक कॉम्ब को आप छोटे से पेपर के पीस के पास लेके जाइए। पहले तो अगर आप प्लास्टिक के कॉम्ब न्यू है सो आप लेके जाएंगे तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने वो कॉम्ब को एक बार ही अपने सूखे हेयर से रब कर लिया तो क्या हो जाएगा, और उसके बाद पेपर के पास लेके जा रहे हैं तो वो कॉम्ब जो है ना प्लास्टिक के पेपर को अपने पास अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगी। अब ये क्यों हुआ? इनिशियली कॉम जो थी ना वो न्यूट्रल थी इलेक्ट्रिकली, उस पर कोई चार्ज नहीं था, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, इसीलिए उसने पीस ऑफ पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाया। लेकिन जैसे ही कॉम्ब हमने अपने ड्राई हेयर्स में रब किया उससे क्या हो गया, उसको इलेक्ट्रिकल चार्ज मिल गया। हमेशा रबिंग प्रोसेस से, जैसे हम अपने हैंड्स को भी रब करते हैं तो हमारे इस हैंड का यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र चलता रहता है इनके बीच में, तो इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है चार्ज का ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से अब उस कॉम के ऊपर चार्ज आ गया और उसने टीनी पीस को अट्रैक्ट कर लिया, चार्ज हो गया। चार्ज हमेशा एक फोर्स एग्जर्ट करता है, उसने टीनी पीस ऑफ पेपर को पर एक फोर्स एग्जर्ट किया और उसे अट्रैक्ट कर लिया। सिमिलरली अगर आप ग्लास रोड को किसी सिल्क के कपड़े के साथ रब करते हैं, किसी भी रोड को आप किसी वुलन कपड़े के साथ या किसी भी दो सब्सटेंस को रब करते हैं, पेपर को रब करते हैं, तो उसके बाद मतलब किसी भी चीज़ को रब करते हैं तो उनके ऊपर चार्ज आ जाता है और उसका आप चेकिंग कर सकते हैं। किसी भी स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाएंगे वो उसे थोड़ा सा अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा, दैट मीन्स उसके पास चार्ज था। अब टाइप ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस मेनली टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बाय कन्वेंशन चार्ज साइज इनके साइन के अकॉर्डिंग चार्ज जो ग्लास रोड पर होता है हम उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज, जिसको आपने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया था। और जो चार्ज इबोनाइट रोड पर होता है जो कि वुलन क्लॉथ के साथ हमने रब किया उस पर होता है नेगेटिव चार्ज। एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिकल चार्ज की, वो क्या है, वो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अपोजिट चार्ज यानी अनलाइक सेम सेम ना हो, जैसे एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, अपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर एक पॉजिटिव था, जैसे आपने रोड की बात की कि वो पॉजिटिव चार्ज का है या नेगेटिव का है, तो दैट मीन्स आपने जिससे उसे रब किया था वो उसके अपोजिट चार्ज का था, अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली जो चार्ज सेम होते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धकेलते हैं, दुश्मन होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज जो है रिपेल करता है पॉजिटिव चार्ज को, नेगेटिव रिपेल करता है नेगेटिव को, जबकि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्टेड होते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज की यूनिट जो होती है वो कूलम होती है। 1 कूलम क्वांटिटी होती है कि कितना इलेक्ट्रिकल चार्ज है जो एग्जर्ट करता है, नियर अबाउट 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन का फोर्स होता है इसके ऊपर ऑन एन इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। एक कूलम की क्वांटिटी को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये ऐसी क्वांटिटी है, एक इलेक्ट्रिकल चार्ज है जिसके ऊपर नियर अबाउट इतना न्यूटन का फोर्स होता है, और इक्वल चार्ज ये प्लेस्ड करता है एक डिस्टेंस जो कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे होता है, उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करवाता है। हर एक मैटर पर
कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं जिन्हें हम प्रोटॉन्स कहते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का, जबकि इलेक्ट्रॉन पर इतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, दैट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये दोनों बिल्कुल सेम अमाउंट के होते हैं, बस ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। तो यूनिट जो है इलेक्ट्रिकल चार्ज की कूलम है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है इनके कंपैरिजन में, क्योंकि ये 10⁻⁻19 यानी बहुत स्मॉल हो गया। ये 1 कूलम से तो बहुत 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 ज़्यादा स्मॉल है, माइनस में, दैट मीन्स 1/10⁻19 बहुत ज़्यादा हो गया। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज, कि 1 कूलाम के चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, Q=NE के फॉर्मूले से आपको बताया था लास्ट वीडियो में, चेक कर लेना, वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज यहाँ फॉर्मूला एक्चुअल में एक्सप्लेन नहीं किया। तो दैट मीन्स 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कंडक्टर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं, जैसे जितने भी मेटल्स हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जितने भी मेटल्स हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो पास होने देते हैं, वो कंडक्टर्स हो गए। जबकि जो अपने अंदर से पास नहीं होने देते उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स, जैसे नॉन मेटल्स हैं, डायमंड है, ये सब पास नहीं होने देते। और जो कंडक्टर होंगे उन्हीं को हम हीटिंग एलिमेंट बनाते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस का, जैसे नाइक्रोम यूज़ किया जाता है, मैग्नेटिन किया जाता है, ये इलेक्ट्रिकल चीज़ों में हम बनाने के काम में लेते हैं। कॉपर की वायर यूज़ करते हैं, तो ये सब हम क्या लेते हैं, कंडक्टर्स लेते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ लेते हैं, वायर लेते हैं, वायर में आपने कॉपर वायरिंग लगा दी और उसके बाहर, ये तो क्या है, कंडक्टर, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जा रही होती है, चार्ज का फ्लो होता है, लेकिन अगर हम टच कर देंगे तो हमें करंट लग सकता है। इसी वजह से इसका इंसुलेटर से बाहर इसकी इंसुलेटिंग की जाती है, कवरिंग की जाती है, जो कि प्लास्टिक कवर लगाते हैं। ऐसे कोई भी प्लग होता है तो उसमें भी सेम यही काम किया जाता है। जो तीनों प्लग के जो मेन पिन्स होते हैं वो कंडक्टर के हम मेटल्स के यूज़ करते हैं, जो कि अच्छे कंडक्टर हो, और बाहर हम प्लास्टिक केस लगा देते हैं जो कि एक इंसुलेटर हो, ताकि हमें करंट ना लगे, यहाँ पर टच करने से इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी तक ना पहुँचे। सो सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते उन्हें कहते हैं इंसुलेटर, जैसे ग्लास, रबर, प्लास्टिक, पेपर, ड्राईवुड, कॉटन, मिका, बेकेलाइट, ये सब क्या है, इंसुलेटर्स हैं। एयर भी पास नहीं होने देती, अदरवाइज हमें भी कहीं एक जगह आग लगती है और सारी जगह चला जाता है, कहीं एक जगह शॉक लगता है तो सभी जगह आ जाता। तो ये एयर भी है जो वो क्या है, इंसुलेटर, ड्राई एयर, लेकिन वेट होने पर वो गीली हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर तो क्या है, काफ़ी इजीली पास कर देता है। तभी तो आप अगर स्विच के पास गीले हाथों से चल जाते हैं तो आपको भी शॉक लग जाता है। सो प्रेजेंस ऑफ फ्री चार्ज इन अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो उसे क्या बना देगा, कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब फ्री होते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं, कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस से काफ़ी लूजली हेल्ड होते हैं, वो घूम सकते हैं, एक एटम से दूसरी जगह तक मूव करते हैं, और यही मूव करने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी सब्सटेंस को कंडक्टर बनाते हैं। इंसुलेटर चार्ज मूव नहीं करने देते। इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप्स की होती है, एक तो स्टैटिक और एक करंट। स्टैटिक का मीन ही होता है जो मूव नहीं करती, रेस्ट पर, यानी जिसमें चार्ज रेस्ट पर है हम उसे क्या कहेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, उसके अंदर चार्ज मूव नहीं कर रहे। जैसे कोई भी वायर है, कॉपर वायर ले ली, अब कॉपर वायर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो थे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो अभी भी क्या कर रहे होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो अभी भी इसके अंदर है, लेकिन उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो भी एक जगह से दूसरी जगह जा सके, उनको एनर्जी नहीं मिली, इसी वजह से वो क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन मूव नहीं कर रहे, तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का टाइप है। लेकिन अगर वायर को आपने अटैच कर दिया किसी सोर्स के साथ तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसे एक फोर्स मिल गया, ईएमएफ फोर्स कहा जाता है, जैसे इन्हें फोर्स मिल जाता है, एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज जब मोशन में होते हैं तो हम उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जो हमारे घरों में यूज़ होती है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, जबकि ग्लास, ये जो कपड़े में थी, ये सब क्या है, ये सब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वो पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी को फील कर सकते हैं। किसी भी बॉडी है, जैसे यहाँ पर इसके अंदर से करंट जा रहा है तो इसके आसपास में ना थोड़ा बहुत करंट की अमाउंट रहती है, तो जहाँ तक इसका फोर्स अभी भी वो करंट वाला इफेक्ट काम कर रहा है ना, जैसे किसी भी चीज़ को आप शॉक लगता है, किसी चीज़ से आपने इसको टच किया हुआ है, किसी पर्सन को टच करने वाले को शॉक लगा,
अब क्या है, वो चीज़ उसका इफ़ेक्ट थोड़ी आगे तक गया ना, सिर्फ यहाँ तक नहीं रहा, आगे तक चला गया। या हम वायर्स के पास ना, आप किसी मेटल को लेके जाना तो वो मेटल ना अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी के पास एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जो अपनी तरफ खींचती है, यानी वो उसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है उसके सराउंडिंग में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ऐसा पॉइंट है, कहा जाता है इसे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, कि वर्क डन जो हम करते हैं किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक ले जाने के लिए जो काम हुआ है ना, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक चार्ज को ले जाते हैं, एक कूलम चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को, तो हम उसे कहते हैं कि वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इनकी यूनिट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वोल्ट होती है इसकी यूनिट, जूल वर्क की यूनिट, पॉजिटिव चार्ज की कूलम्ब होती है। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ तो हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके जाते हैं, यहाँ पर होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस जब किसी दो पॉइंट के बीच में हो तो हम उसे कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या है, ये भी काम किया जाता है, वर्क डन है जब हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं। तो क्वांटिटी चार्ज कितना आप लेके गए, वर्क डन, तो चार्ज ले जाने में कितना काम हुआ, वही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है, वोल्ट। ये कितना होता है, जूल में होता है, ये कूलम में, तो जूल पर कूलम भी किसके इक्वल होता है, वोल्ट के इक्वल। सो फॉर्मूला हो गया V इक्वल्स टू W अपॉन में Q, वर्क डन, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मोड, 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, जूल पर कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। ये वोल्ट मीटर डिवाइस है, 0 1 2 इस टाइप से नंबरिंग होती है। हम सर्किट जब बनाते हैं तो इसको इस टाइप से, कंडक्टर को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर वायर लगा रखा है। इसके अलावा ये जोड़ को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर आपने वायर्स को अटैच किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर ये डिवाइस वोल्टमीटर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल। वोल्टमीटर में काफ़ी हाई रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है ऑब्स्टेकल, मतलब रुकावटें, क्योंकि करंट बहुत ज़्यादा, जो वायर्स होती है ना, मेटल की है, मेटल तो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, ऐसे तो वो बहुत ज़्यादा करंट एक ही टाइम में पास कर देंगे, और वो ब्लास्ट भी हो सकता है बहुत बार मटेरियल। तो हर एक सर्किट में एक रेजिस्टेंस डाला जाता है, यानी रुकावटें डाली जाती हैं। तो वोल्टमीटर में भी काफ़ी हाई रेजिस्टेंस होता है, और अगर आप बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला ले लेंगे, रुकावटें ज़्यादा, तो करंट क्या हो जाएगा, कम, तो करंट क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, नाम मात्र हो जाता है। तो वोल्टेज की, इसे वोल्टेज वर्ड भी कहा जाता है, वोल्ट। वोल्टेज अनदर नेम है पोटेंशियल डिफरेंस का। How much work is done in moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 volt to a point at 128 volt? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए 2 कूलम के चार्ज को कितना काम हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज मूव्ड। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 128 माइनस में 118, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल्स। तो डिफरेंस कैलकुलेट किया, चार्ज मूव्ड 2 कूलम का है, आप इनकी वैल्यूज पुट करना, W की वैल्यू आ जाएगी 20 joule. Similarly, how much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery? V equals to W upon Q. कितनी एनर्जी देनी है, यानी कितना काम करना पड़ेगा। काम करने को ही तो कहते हैं कि एनर्जी कितनी लगेगी इसमें। कितना चार्ज दिया हुआ है, 1 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट। सो इनकी वैल्यू पुट करनी है, V इक्वल्स टू 6 ही है, W आपको कैलकुलेट करना है, क्या 1 है, तो W 6 जूल आ गया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। किसी करंट में इलेक्ट्रिकल चार्ज का फ्लो होना, जैसे कि कंडक्टर, मेटल, वायर में, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट। मैग्नीट्यूड किस इलेक्ट्रिक करंट का कैसे पता लगता है कि कितना चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हुआ, वही हमें बताएगा कि इलेक्ट्रिक करंट कितना है, कितना चार्ज फ्लो हुआ टाइम में, तो Q अपॉन में T, करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में टाइम। चार्ज की यूनिट कूलम, टाइम की सेकेंड, तो कूलम अपॉन सेकेंड करंट की यूनिट हो गई, और SI यूनिट हम इसको एग्जैक्टली देते हैं एम्पियर, एम्पियर वर्ड लिखा जाता है, A से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन इस तरीके से भी किया जाता है कि एक टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस है जो वायर के बिल्कुल कोनों में होता है, एंड पे होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज को फ्लो करने पर
फ्लो करने देता है, कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है जो किसी वायर के एंड पर लगा होता है और एक जगह से दूसरी जगह तक, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, कोई चीज़ कहीं ज़्यादा कहीं कम होगी तभी कोई चीज़ फ्लो करती है, तो यहाँ पर फ्लो होता है उनका, तभी चार्ज फ्लो करते हैं और हमारा करंट प्रोड्यूस होता है। सो करंट की यूनिट, चार्ज की यूनिट एंड टाइम की यूनिट, 1 एम्पेयर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। सिमिलरली 1 एम्पेयर को मिली एम्पेयर भी ले सकते हैं अगर आप स्मॉल अमाउंट में, मिली का मतलब होता है 10⁻³ यानी 1/1000, और माइक्रो भी ले सकते हैं, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। करंट को हम मेज़र करते हैं एमीटर इंस्ट्रूमेंट से, जो कि इस टाइप से शो किया जाता है। सर्किट में ये है, एक्चुअल में दिखने में ये होता है, इसका भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है। एमीटर में काफ़ी कम रेजिस्टेंस होना चाहिए क्योंकि आप करंट मेज़र कर रहे हैं, करंट ज़्यादा, तो एमीटर का कम से कम ही रेजिस्टेंस होना चाहिए इसका खुद का, ताकि आप करंट को एग्जैक्ट अमाउंट में मेज़र कर सकें। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, एग्जाम न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.25 एम्पेयर फॉर 20 मिनट्स। इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसमें से इतना करंट है 20 मिनट्स तक। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज बताना है आपको, फॉर्मूला करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में टाइम। करंट कितना है 0.25 एम्पेयर, चार्ज निकालना है, टाइम कितना है 20 मिनट, लेकिन टाइम किस में देना होता है सेकंड में, तो 20 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो। 20 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 20 मिनट में 1200 सेकंड, 1200 पुट करेंगे एंड आपका वैल्यू आ जाएगा Q इक्वल्स टू 300 कूलम। टॉपिक, हाउ टू गेट ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमें लगातार करंट कैसे मिलता रहता है, कैसे वो एक ही बार में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। आपने एक बार स्विच ऑन कर दिया और वो चलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा कि एक बार सर्कल कंप्लीट हो गया तो वो रुक जाए। तो ये किसकी वजह से होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, कि हम क्या कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर देते हैं, जो कि कौन करता है, सेल या बैटरी। हम सेल बैटरी इसीलिए तो यूज़ करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्रिएट कर दिया जाए कंडक्टर के दो एंड के बीच में, जैसे आपने वायर लगाई है, एक एंड ये रहा, एक ये रहा, इन दोनों के बीच में आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, ताकि करंट का फ्लो जो है वो कंटिन्यूसली चलता रही। ये कंडक्टर को कनेक्ट करता है, कंडक्टर था बीच में, इनको कनेक्ट कर दिया टर्मिनल्स के सेल को और बैटरी को, तो यही क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है। और जब कहीं चीज़ ज़्यादा कम रहेगी तो उसी वजह से वो चीज़ फ्लो करती रहती है, चार्ज फ्लो करता रहता है और बल्ब ग्लो करता रहता है, रुकता नहीं है। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट अपोजिट चलता है इलेक्ट्रॉन्स के। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जाते हैं, और करंट कहाँ से जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेक्स्ट, हाउ द करंट फ्लो इन ए वायर। किसी वायर में जो करंट है वो कैसे फ्लो करता है। करंट होता ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है किसी भी मेटल की वायर में, किसी भी कंडक्टर में। जब व्हेन द मेटल वायर हैज़ नॉट बीन कनेक्टेड टू ए सोर्स, जब किसी इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से आपने मेटल वायर को कनेक्ट नहीं किया, आपने ऐसे ही है, किसी भी सेल या बैटरी से आपने कनेक्ट ही नहीं किया उसे, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री तो है मेटल के वायर में, तो वो घूमते तो रहते हैं, बहुत धीरे धीरे घूमते हैं क्योंकि इतनी पावर नहीं होती, ना ही एनर्जी दी हुई है, वो रेंडमली घूमते रहते हैं, कोई इधर तो कोई उधर, तो वो इनके आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को ना कैंसिल करते रहते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती जिसकी वजह से कोई करंट भी फ्लो नहीं होता। लेकिन जब आप किसी सेल या बैटरी किसी भी सोर्स से उसे कनेक्ट कर देते हैं, सेल लगा दिया, सेल से कनेक्ट कर दिया, तो क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर घूम रहे थे, रेंडमली घूम रहे थे, वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे। वो भी कैसे, नेगेटिव टर्मिनल से एक एनर्जी जाती है, इलेक्ट्रॉन्स निकलता है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे नेगेटिव है, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ये इलेक्ट्रॉन टकराते ही क्या हो जाता है, जब कोई एक चीज़ टकराता है तो वो उसको धकेल देगा, वो धकेला हुआ वो इसको टकराएगा, वो इसको टकराएगा, इसको टकराया, इसको टकराया, यहाँ से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन्स और निकलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ, इसके अपोजिट आपको कुछ लगेगा कि कुछ फ्लो हो रहा है, जो कि क्या है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कंटिन्यूस पाथ होता है, कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ होता है, जो वायर से मिलकर बना होता है, रेजिस्टेंस लगा होता है, इसमें बल्ब या जो भी आपको लगाना होता है इंस्ट्रूमेंट वो लगाया जाता है, स्विच लगाया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए सेल या बैटरी कनेक्ट की जाती है। सेल या बैटरी के एंड से आप वायर्स को कनेक्ट करते हैं, वायर्स को फिर बल्ब से जो भी चीज़ अप्लायंस आपको चलानी है उससे कनेक्ट किया जाता है। अब स्विच क्लोज है, यानी स्विच क्या है,
ऑन है, क्लोज्ड का मीन होता है ऑन, क्योंकि क्लोज का मीनिंग है कि आपने उन ड्रॉप्स में जो ये स्विच के अंदर होते हैं उस पिन्स अटैच कर दिए हैं, तो ये स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन करते ही क्या है, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। ये देखिए स्विच, ये वाला वायर यहाँ तक कनेक्ट है, ये वायर से फिर आगे कंडक्टर लगा रखा है, ये करंट को आगे जाने देगा, ये फिर आपस में कनेक्ट हो गए तो करंट पूरा चला जाएगा, इसी वजह से बल्ब ग्लो हो जाएगा। जबकि यहाँ की बात करें, यहाँ से वायर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या, इनके बीच में गैप आ गया। यहाँ पर देखिए स्विच ओपन है, यानी कि स्विच ऑफ है। ऑफ होने की वजह से क्या है, ये दोनों के बीच में गैप है, एक पाथ बना ही नहीं, रास्ता बीच में से ब्रेक है, इनकम्प्लीट सर्किट है, तो यहाँ पर जो है बल्ब ग्लो नहीं करेगा, सर्किट टूटा हुआ है। कुछ सिंबल हैं, सर्किट के सिंबल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। सेल का सिंबल ये होता है बैटरी, कनेक्टिंग वायर्स, वायर जॉइंट, जब भी जॉइंट होता है तो डॉट लगा दिया जाता है कि दो वायर यहाँ पर जोड़ दिया है। वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, वायर आपस में एक दूसरे के ऊपर से जा रही है लेकिन कोई कॉन्टैक्ट नहीं बना इनके बीच में, तो इस टाइप से लगाया जाता है। एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस की, एक पर्टिकुलर रुकावटें की 5 ओम की रेजिस्टेंस आ रही है, इतनी रुकावटें आ रही हैं। वेरिएबल की अगर आप बार बार बदलना चाहते हैं, जैसे बहुत सारी डिवाइसेस है, हम बार बार बदलना चाहते हैं कि रुकावटें पहले हमने कम दी, हम देखना चाहते हैं कि रुकावटें कम करने से करंट बढ़ता है या नहीं, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको रियोस्टेट भी कहते हैं। एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर जो कि चेक करने के काम आते हैं कि करंट है या नहीं है कहीं पर, और ये अमाउंट बताता है कि करंट कितना है। ओपन स्विच की अभी वो ओपन स्विच या प्लग की कहा जाता है, यानी इस टाइम पर ये क्या है, स्विच ऑफ है और ये स्विच ऑन की कंडीशन है। इलेक्ट्रिकल बल्ब इन दोनों तरीके से बनाया जाता है। सेल तो सिंगल होता है, बैटरी जो है ना, सेल को जब आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, बहुत सारे सेल को, दो या दो से ज़्यादा सेल जब कनेक्ट कर देते हैं सीरीज़ में, यानी एक के बाद एक, तो हम उसे कहते हैं कि वो बैटरी बन गई है। एक के नेगेटिव एक के पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता है, हमेशा अपोजिटिव टर्मिनल्स कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है सर्किट डायग्राम बनाया कैसे जाता है। सर्किट डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जो शो करता है सर्किट में बने हुए आपने जो जो चीज़ें उसमें डाली है, जो जो उसके कंपोनेंट है आपने उसे कनेक्ट किया है, उनके सिंबल के द्वारा आप उसे शो करते हैं। जैसे सर्किट पे आप सेल लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, स्विच यूज़ किया जाता है, मीटर डिवाइस मेज़र करने के लिए सब कुछ यूज़ किया जा सकता है। जैसे सिंपल से सिंपल दिखाया है कि आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पर स्विच को ऑन कर दिया है, स्विच ऑन, यहाँ पर सेल है, ये आपका बल्ब है। यहाँ से क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका करंट जाएगा, करंट जाने की वजह से बल्ब जो है वो ग्लो कर गया, ये ग्लोइंग को शो करता है। और यहाँ पर इनके बीच में सर्किट टूटा हुआ है, यानी स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ की वजह से सर्किट टूटा होता है, इनके बीच में गैप आ जाता है, तो यहाँ से करंट यहाँ तक तो निकला, जैसे सेल है, सेल से करंट निकला, लेकिन रास्ता टूटा हुआ यहीं तक जाके रुक गया, इसी वजह से कभी भी बल्ब ग्लो नहीं करता जब हमारा स्विच ऑफ होता है। तो ये सर्किट को इस टाइप से शो किया जाता है। नेक्स्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ओम्स लॉ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए। ओम्स लॉ, ओम एक साइंटिस्ट है जिसने एक रिलेशन दिया था करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस आपस में कैसे कनेक्टेड है। किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, किसी भी एक फिक्स टेम्परेचर पे किसी कंडक्टर में करंट फ्लो उतना ही होता है जितना उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ा देंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम कर देंगे तो करंट भी कम हो जाएगा, इस टाइप से होता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर फिक्स कर दिया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से कई बार कंडक्टिविटी भी बढ़ कम जाती है, तो इसीलिए टेम्परेचर रखना है फिक्स। करंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते ही करंट भी बढ़ जाता है, कम करने पर ये भी कम हो जाता है। तो आई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ये चीज़ बढ़ते ये भी बढ़ेगी, ये चीज़ कम होते ये भी कम हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। या फिर इसे लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है तो आप एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं इक्वल तक ले जाने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये उतना ही बड़ा, जैसे ये 5 था तो इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 10 हो सकती है, लेकिन आपने इसको अगर 1 से बढ़ाया ये 2 भी बढ़ सकता है। ये नहीं है कि इसको 1 से बढ़ाएंगे तो ये भी 1 ही बढ़ेगा, लेकिन जितने जितने गैप पे इसको बढ़ाएंगे उतने उतने गैप से ये भी बढ़ेगा, इसको बढ़ाया तो ये भी बढ़ा, ये कम हुआ तो ये भी कम होगा। तो इसलिए यहाँ पर यानी कांस्टेंट रहता है, कुछ भी चेंज हो सकता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट से दोनों की रेशियो सेम साइड से इंक्रीज होती है, तो आप एक कांस्टेंट लगा देते हैं। यहाँ जो कांस्टेंट इसने लगाया था वो था R, यहाँ बताया इसने रेजिस्टेंस है।
रेजिस्टेंस क्या होती है? रुकावटें। क्योंकि करंट जाते हुए बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अप्लायंस खतरे में पड़ सकती है, अप्लायंस फट सकती है, ज़्यादा करंट फ्लो हो सकता है, इसीलिए रेजिस्टेंस होना ज़रूरी है। रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट के रास्ते में ऑब्स्टेकल यानी कि रुकावटें। ये डिपेंड किस किस बात पे करती है? पहले तो यहीं देखिए, V इक्वल्स टू आर आई, आर यहीं रहने दीजिए, V बाय में आई। तो यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी ना, आर क्या था? एक कांस्टेंट था। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट की वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट आती है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके न्यूमेरिकल्स के लिए। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। करंट और वी दोनों ऊपर है तो करंट डायरेक्टली है वी के, ये इनवर्सली हो गया क्योंकि नीचे है, करंट इनवर्सली है आर के। वी आई इज इक्वल्स टू 1/r भी लिख सकते हैं, इक्वल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन। इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप डबल करते हैं तो करंट भी डबल हो जाएगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंस कम करते हैं तो ये बढ़ जाएगा। इनवर्सली का मतलब इसको बढ़ाने से ये कम होगा। तो रेजिस्टेंस, रुकावटें जितनी ज़्यादा होंगी करंट कम हो जाएगा, रुकावटें जितनी कम होंगी करंट उतना ज़्यादा हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस किस किस बात पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस क्या होती है? किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये करंट के रास्ते में रुकावटें डालता है, उसके फ्लो को अपोज करता है, रोकता है, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। फॉर्मूला आप देख चुके हैं। इसकी यूनिट जो है वो ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में तो आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई है। वी क्या है? वोल्ट। आई क्या होता है? एम्पेयर। तो इसकी यूनिट एक्चुअल में वोल्ट पर एम्पेयर भी बोल सकते हैं और ओम भी, मेन ओम बोला जाता है इसे, और इसे बल्ब की तरह बनाया जाता है इस तरीके से। आगे पोटेंशियल डिफरेंस के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि इसी फॉर्मूले पे हैं, कुछ स्पेशल नहीं है, आप एक बार जस्ट रीडिंग ले लेना, ट्राई ज़रूर करना। नेक्स्ट, ग्राफ बिटवीन V एंड I, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के, तो डायरेक्टली वाले क्या होते हैं? V के बढ़ाने से I भी बढ़ता है। जिस चीज़ को हम खुद बढ़ाते हैं उसे हमेशा x एक्सिस पे डालते हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ बढ़ रही है उसे यहाँ y एक्सिस पे, तो इसको बढ़ाया तो ये भी बढ़ रहा है, तो डायरेक्टली का साइन आ गया। V को हमेशा यहाँ, I को यहाँ। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन किया गया था इसी ओम्स लॉ का। वेरिफिकेशन बिल्कुल सिंपली है कि बार बार करंट को V को बढ़ा के देखा तो देखा कि करंट भी बढ़ता जा रहा है, तो ये वेरिफिकेशन इसका हो गया। गुड कंडक्टर क्या होते हैं? ऐसे जिनके रुकावटें जिसमें सबसे कम होगी उसमें उतना ज़्यादा करंट, और जितना ज़्यादा करंट वो अच्छा कंडक्टर हो जाएगा। गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को बहुत इजीली पास होने देते हैं, जैसे सिल्वर